हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पॉइंट पर। हम लगातार कई क्लासों से कई दिनों से राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्रम में आज अपना जो पार्ट या क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 17 रहेगी। इससे पहले अपने 16 क्लासों के बारे में चर्चा की है, जिसमें से एक अपनी विशेष क्लास सिर्फ प्रजामंडलों से संबंधित थी। प्रजामंडल के क्वेश्चन थे 10 उसमें, और एक क्लास में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। बाकी सभी जो क्लासें थी वो राजस्थान के इतिहास को कवर करने वाली क्लासें थी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी क्रम में आज अपनी 17वीं क्लास है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, प्रश्न ये है। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1001 ईस्वी में, 1191 में, 1192 में या 1206 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के ये युद्ध, पहली बात तो तराइन का मैदान कहाँ पर पड़ता है। तराइन का मैदान पड़ता है करनाल, हरियाणा में। तो अगर पूछे कि तराइन का मैदान कहाँ है तो करनाल, हरियाणा में है। ये तराइन के युद्ध हुए थे। ये मोहम्मद गोरी वर्सेज अपने साकम्बरी या अजमेर के चौहान शासक जे पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, जिसे मैं अमूमन पीसी थर्ड लिखता हूँ। इनके बीच में ये तराइन के युद्ध लड़े गए थे। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1191 ईस्वी में गोरी व साकम्बरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो साथ देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था, वो दिल्ली के शासक थे। उस समय दिल्ली के शासक थे गोविंद राज तोमर। गोविंद राज तोमर, इन्होंने साथ दिया था। और इस युद्ध में पीसी थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की विजय होती है। और कहते हैं इन्होंने गोरी को पकड़ भी लिया था और ये इनकी हत्या करने वाले थे, लेकिन गोरी ने माफ़ी मांगी कि मैं भूल चूक से आ गया, फिर यहाँ पर नहीं आऊँगा, एक बार मुझे छोड़ दो। तो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं गोरी वापस अपने प्रदेश गया ही नहीं। वो बीच में ही जो अलग अलग समुदाय के लोग थे, बड़े बर्बरिक टाइप के थे, उनकी उन्होंने फौज तैयार की। गोरी ने वापस गया ही नहीं। सोच रखा था कि वापस हमला करना है, पृथ्वीराज चौहान को हराना है। तो ऐसे कबीले इकट्ठे कर लिए, कबीलों की फौज तैयार कर ली जो एकदम निर्दयी और क्रूर थी। बिल्कुल उनमें दया की भावना नहीं थी। ऐसी फौज तैयार की और एक साल के बाद में जस्ट 1192 ईस्वी में वो दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं 1192 ईस्वी में। और वो युद्ध भी तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। ये भी करनाल, हरियाणा में लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि युद्ध से जस्ट पहले एक व्यक्ति, पृथ्वीराज चौहान का विश्वास पात्र, वो क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा है उसको चेंज कर देता है। पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा ले जाता है और उसकी जगह एक नाट्य रंभा नाम का एक नाचने वाला, मतलब जो अक्सर नाटकों में काम आता है, वो घोड़ा वहां पर छोड़कर चले जाता है। पृथ्वीराज युद्ध लड़ने के लिए इस घोड़े को प्रयोग में लेते हैं और कहते हैं कि उनको पता चल गया था कि घोड़ा सेम नहीं है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज
चौहान की हार होती है और वो यहाँ से युद्ध छोड़कर निकल जाते हैं। निकलते निकलते भागते ये सिरसा हरियाणा पहुंचते हैं और कहते हैं कि सिरसा हरियाणा में गोरी की सेना इनका पीछा करती है और वहां पर हत्या कर देती है। लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं। एक मुस्लिम इतिहासकार थे हसन निज़ामी। हसन निज़ामी इन हसन निज़ामी की पुस्तक थी ताज उल मासीर। उसमें यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वापस ये अजमेर के चौहान शासक बन गए थे। तो हसन निजामी तो ये कहते हैं कि इनको छोड़ दिया था और वापस इनको अधीनता स्वीकार करने के बाद में शासक बना दिया गया था। लेकिन एक कवि अपने हैं चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। वो पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि ये पकड़ कर ले जाते हैं पृथ्वीराज चौहान को गोरी अपने साथ में गजनी, और वहां पर इनके साथ बहुत क्रूरता की जाती है। पृथ्वीराज चौहान मेरे मित्र थे, तो चंद्र बरदाई कहते हैं कि मैं पीछे जाता हूं। और उसके आगे आपने कहानी वो पढ़ी होगी, वो दोहा बोलते हैं और उसको कहते हैं कि हमने वहां पर हत्या की थी और फिर हमने अपना ही देह लीला समाप्त कर दी। वो कहानी चंद्र बरदाई की थी। तो ये अलग अलग इनके बारे में राय मिलती है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था पिछला क्वेश्चन आंसर, लेकिन कहानी के टाइप में पढ़ा तो आपको याद रहेगा। सती प्रथा थी, उसकी रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया था वो राजस्थान सरकार द्वारा। ऐसा अधिनियम कब बनाया गया, उस अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? 1988 ईस्वी में, या फिर 1987 ईस्वी में, 1986 में, या फिर 1985 में। तो सती प्रथा को रोकने के लिए राजस्थान में लगातार 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से प्रयास होते आ रहे थे। लेकिन सर्वप्रथम सती प्रथा के विरोध में जो कदम उठाने वाले व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन खड़ा कर दिया था। अंग्रेजी सरकार को कहा था कि ये प्रथा अच्छी नहीं है, इसको समाप्त करो। तो अंग्रेजों ने इनकी सहायता की थी और सर्वप्रथम अंग्रेजों ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे उस समय, उन्होंने रोक लगाई थी। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बाद में भी भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया। राजस्थान सरकार ने सती प्रथा को रोकने के लिए जो कानून बनाया, जो अधिनियम बनाया, वो 1986 ईस्वी में बनाया था। 1986 में वो प्रस्ताव लाया गया था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे वो 1987 ईस्वी में किए गए। तो आपको डेट 1987 की याद रखनी है कि सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था, वो 1987 ईस्वी में बनाया गया था। 1986 से संबंधित आपको याद रखना है तो मैं आपको दो और बता देता हूँ। 1986 से संबंधित दो और। 1986 में एक तो बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक तो आप ये याद रख सकते हो। एक 1986 में इंपॉर्टेंट याद रखना चाहते हो तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में, 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। राष्ट्रपति की साइन हुई थी इस पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 1986 का था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भी 1986 का था। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये बना था 1986 में। इसमें 2019 में संशोधन भी किया जाता है और इसके अंतर्गत 2019 में संशोधन किया जाता है, उसमें एक सीसीपीए की स्थापना की जाती है। मतलब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना, अधिकारों को लागू करना, इसके लिए ये सीसीपीए नाम की संस्था का गठन किया गया था 2019 में संशोधन करके।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? महाजनपद, कौन सा महाजनपद था वो राजस्थान में स्थित था? अंग, मत्स्य, अवंती या चेदी? तो महाजनपद कालीन भारत में कुल भारत में 16 बड़ी महाजनपद थे। कितने? 16 बड़ी महाजनपद थे। उनमें से एक जनपद था वो राजस्थान में था। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन सब को मिलाकर एक जनपद था। उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के बारे में देखें तो महाभारत काल में यहाँ के राजा थे विराट। मत्स्य जनपद के राजा विराट थे और उनकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी जानकारी अपन को महाभारत काल से भी मिलती है कि महाभारत काल में मत्स्य यहाँ के क्षेत्र के राजा विराट थे और उनकी राजधानी विराटनगर थी। और जो पांडव थे उन पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। यह भी जानकारी मिलती है महाभारत काल से। और आपको राजस्थान में छोटे छोटे कौन से जनपद थे वो मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में एक राजन्य जनपद था। राजन्य छोटा जनपद था, लेकिन याद रख लेना राजन्य, राजन्य जनपद। ये जनपद भरतपुर में था। राजन्य जनपद भरतपुर। फिर मत्स्य जयपुर हो गया। फिर एक सीवी जनपद याद रखना, सीवी, ये चित्तौड़ में था। और इस सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। आपने जब सभ्यताएं पढ़ी होगी तब माध्यमिका या फिर नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा जो चित्तौड़ में है। तो ये जो माध्यमिका या नगरी सभ्यता थी ये वही सीवी जनपद की राजधानी थी। तो ये महाजनपद कालीन सभ्यता है, माध्यमिका या नगरी। फिर आपने एक पढ़ा होगा साल्व जनपद। साल्व, ये अलवर में था। साल्व जनपद अलवर में था। और आपने एक जनपद पढ़ा होगा मालव जनपद। मालव जनपद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो मालव जनपद की राजधानी थी वो आपने सभ्यता के टाइम में पढ़ी होगी। मालव जनपद जो कि टोंक में था। आपने इसकी राजधानी के बारे में जरूर पढ़ा। इसकी राजधानी थी वो नगर थी, नगर टोंक, रेड नदी के किनारे। आपने पढ़ी होगी सभ्यता के बारे में। तो ये नगर टोंक वाली, माध्यमिका या नगरी चित्तौड़ वाली, ये जितनी भी सभ्यताएं थी ये सभ्यताएं महाजनपद कालीन सभ्यताएं थी। यहां से महाजनपद कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखो, ये जो चेदी है ना, चेदी, यहां के राजा हुए थे शिशुपाल। राजा शिशुपाल का संबंध था वो चेदी जनपद से था। और अपना जो मत्स्य जनपद था इस पर बाद में चेदी जनपद ने अधिकार भी कर लिया था। और बाद में इन सब पर अधिकार किया था मगध महाजनपद ने। मगध महाजनपद ने यहाँ पर सभी जो बड़े बड़े आसपास के जनपद थे उन पर अधिकार कर लिया था। और अंत में मगध पर मौर्यों का अधिकार हो जाता है और राजस्थान में, भारत में मौर्यों के शासन का उदय होता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर राजस्थान के इतिहास में पूछा जाता है तो यही है, बच्चे बच्चे को याद है। जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस समय लिखवाया नहीं जाता। उससे पहले भी अगर कहीं स्कूल में आपको डेली जीके लिखाए गए हो तो उसमें ये क्वेश्चन तो जरूर लिखाया होगा। और शुरुआत की 10 क्लासों में लिखाया होगा कि किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। प्रसिद्ध युद्ध था, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में लड़ा गया था।
अब इसके बारे में मैं आपको एक नई जानकारी देता हूँ। किस किस के बीच में लड़ा गया था? प्रताप के बीच में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने नहीं सुनी होगी। आपने महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। इसमें अकबर के सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति थे, एक तो थे आसफ खान और एक थे अपने आमेर के शासक मान सिंह। ये दो अकबर के सेनापति। महाराणा प्रताप की सहायता किसने की थी? महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले चार लोग थे। एक थे ग्वालियर के राम सिंह तोमर, ग्वालियर के राम सिंह तोमर। एक थे सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत, हर हमेशा सहायता करते थे, मुख्य ठिकाना था। एक थे अफगान शासक हाकिम कासूर, इनकी सहायता करते हैं, हाकिम कासूर, हाकिम कासूर। और भीलों की सेना लेकर आए थे, आपने पढ़ा होगा, पुंजा नामक भील था, वो भीलों की से, तो ये इन्होंने सहायता की। राम सिंह तोमर ग्वालियर के, कृष्णदास सलूम्बर के, हाकिम कासूर अफगान शासक और पुंजा भील, भीलों की सेना लेकर आए थे। अब ये सभी वर्णन मिलता कहाँ है? तो जब अकबर महाराणा प्रताप पर हल्दी घाटी के युद्ध में आक्रमण करते हैं, तब एक अकबर का विद्वान था दरबार में रहने वाला बदायूनी, बदायूनी साथ में आया था। बदायूनी को पता था कि यार ये जीतेगा वो हारेगा, देखेंगे मैच। और बदायूनी एक पुस्तक लिखता है, मुंतखब उत तवारीख, याद रखना, मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखता है और उसमें वर्णन करता है पूरे युद्ध का, कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से 3000 सैनिक भाग ले रहे थे, अकबर की तरफ से 5000 सैनिक भाग ले रहे थे। फिर भी युद्ध के प्रथम चरण में प्रताप के सैनिक अकबर पर भारी पड़े। प्रताप के सैनिक मोलेला नामक स्थान पर आकर रुके थे, अकबर के सैनिक लोसिंग नामक स्थान पर आकर रुके थे। आमने सामने फिर दोनों में टकराहट हुई, प्रताप के सैनिक भारी पड़ने लगे। तो अकबर के सेनापति था एक मियतर खां, उसने आप झूठी अफवाह फैलाई थी कि युद्ध लड़ने के लिए स्वयं अकबर आ रहे हैं। तो बाद में इनका पलड़ा थोड़ा भारी हो गया था। चलते हैं, तो ये याद रखना, अकबर के सेनापति आसफ खान और मान सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, वह कौन सा स्थान था? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्रम वाइज बताऊं तो सुनो, भारत में क्रांति हुई थी वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उन साइडों थी, और ज़्यादातर अंग्रेजों का शोषण भी उस साइड ही था। सर्वप्रथम भारत में क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। आपको पता है 10 मई से मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। और इस क्रांति की जानकारी अपने जो राजस्थान के एजीजी थे उनको पता चलती है 19 मई को। कब चलती है? 19 मई को। अब जब इनको पता चलती है कि उस प्रकार क्रांति हो गई है, तो जो बंगाल साइड के, उत्तर प्रदेश साइड के सैनिक थे, राजस्थान में कार्यरत थे, तो एजीजी को ज़्यादा डर इन पर ही था कि ये विद्रोह कर सकते राजस्थान में। तो उस समय अजमेर जो मुख्य अंग्रेजों का ठिकाना था, वहाँ पर एक बंगाल की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, मतलब पैदल सेना बोल सकते हो, वो कार्यरत थी। तो इन्होंने कहा कि अजमेर में ये विद्रोह करे या ना करे, इससे अच्छा है कि इनको यहाँ से निकाल देते और नसीराबाद भेज देते हैं। तो बंगाल की जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसे एजीजी ने अजमेर से निकाला और अजमेर से निकालकर उसे भेज दिया नसीराबाद छावनी में। ठीक है, डर से कि कहीं विद्रोह ना कर दे, नसीराबाद छावनी में भेज दिया। नसीराबाद छावनी में उस समय 2 बटालियन कार्यरत थी, एक थी बॉम्बे लॉन्सर्स और एक थी मेरवाड़ा बटालियन। 2 बटालियन याद रखना, बॉम्बे लॉन्सर्स और मेरवाड़ा बटालियन, ये दोनों नसीराबाद में पहले से कार्यरत थी। और तीसरी कौन सी चली गई? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की कार्यरत सेना, ये चली गई। अब जो दो थी, एक बॉम्बे लॉन्सर्स और एक मेरवाड़ा बटालियन, उनमें उनमें जो बॉम्बे लॉन्सर्स थी वो थोड़ी अंग्रेजों के प्रति वफादार थी। तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों ने सैनिकों को कहा
जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक नए आए थे उनको कहा कि आप अपने हथियार जमा करवा दो, आप अपने हथियार जमा करवा दो। और जो बॉम्बे लॉन्सर्स के सैनिक थे उनको कहा कि आप तोपें तैयार करो। जब इस प्रकार का कार्य हो रहा था तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को शक हुआ, उनको दुख हुआ। उनमें से एक सैनिक था बख्तावर, सैनिक बख्तावर। वो अंग्रेज अधिकारी के पास गया और पूछा कि ये क्या हो रहा है, आप हमसे जमा करवा रहे हो, इनको कहो तैयार करो। और वो अधिकारी बख्तावर सिंह को सही जवाब नहीं दे पाया। तो ये माहौल पैदा हो गया था राजस्थान में, नसीराबाद सैनिक छावनी में। और उसी समय आसपास के साधु संत भी घूम रहे थे। आपने वो कारण पढ़ा होगा कि गाय और सूअर की मांस के बने चर्बी के कारतूस थे। तो वो भी विद्रोह का साधु संत घूम रहे थे, वो भी सैनिकों कह रहे थे कि देश बाद में, धर्म पहले, धर्म को बचाओ, धर्म नहीं तो देश किस काम का। तो इन सब से वो एक ज्वाला की आग फूट पड़ी और नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सैनिक विद्रोह कर देते हैं। वो डेट थी नसीराबाद छावनी की 28 मई 1857 ईस्वी को। 28 मई 1857 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह के बारे में आपको पक्का पता है, थोड़े से आप कंफ्यूजन में हो। पढ़ाया था मैंने कि महाराजा गज सिंह थे वो जोधपुर के शासक थे। मैंने आपको बताया था कि गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। और गज सिंह के बेटे दो थे, एक का नाम था अमर सिंह और एक का नाम था जसवंत सिंह। ये दोनों गज सिंह के बेटे थे। अमर सिंह बड़ा था, राजा ये बनना चाहिए था, लेकिन गज सिंह की एक पासवान थी अनारा बेगम। उस अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने जसवंत सिंह को राजा बना दिया था और अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान की थी, नागौर। और ये अमर सिंह वही है जिनके करण सिंह के साथ में, बीकानेर के करण सिंह के साथ में 1644 ईस्वी में मतीरे का राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। ये अमर सिंह नागौर वाले थे। ये गज सिंह के बेटे थे, बड़े थे, राजा बनने चाहिए थे, लेकिन इनको नहीं बनाया गया। तो ये थोड़ी याद रखना। अगला क्वेश्चन, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, बीच में नहीं लिखा, ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सबको पता है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक थे वो कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड के बारे में याद रखो तो जब मैंने आपको क्रांति पढ़ाई थी उस समय शायद कभी ना कभी तो बताया होगा कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में नियुक्त प्रथम पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। इनको मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का पीए बनाकर अंग्रेजों ने भेजा था। मेवाड़ व हाड़ौती का पीए बनाकर भेजा था। तो ये राजस्थान में नियुक्त प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मेवाड़ राज्य के संस्थापक में आप ऑप्शन देखिए, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महारावल रतन सिंह। सांगा का खानवा का युद्ध, महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध, महारावल रतन सिंह 1303 का साका, सब याद है। लेकिन बप्पा रावल इनसे थोड़ा प्राचीन था। बप्पा रावल का समय था वो 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक का था। तो ये इन सब में प्राचीन है, बप्पा रावल पुराने हैं। तो मेवाड़ राज्य स्थापित करने का कार्य किया था वो किसने किया था? ऑप्शन के हिसाब से बप्पा रावल ने किया था। लेकिन इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो यहाँ से शुरू होती है कि कर्नल जेम्स टोड थे ना, कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि वल्लभ भी गुजरात के एक शासक थे शिलादित्य। उस शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। वो पुष्पावती राजस्थान में शिव जी के मंदिर में कहीं पर आई थी, मेवाड़ साइड में पूजा करने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो पीछे आक्रमण करके शिलादित्य को एक युद्ध में मार दिया गया। और यहाँ का जो ब्राह्मण था उन्होंने पुष्पावती को कहा कि आपके पति और आपके पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया गया है।
उसमें पुष्पावती जी गर्भवती थी, तो ये वापस गुजरात गई नहीं, यहीं पर रह गई और यहीं पर ब्राह्मणों ने गुफा में इनका जो बेटा था इनकी पालन पोषण किया और उसका नाम पड़ा गुहादित्य। गुफा में पैदा हुआ तो गुहादित्य नाम पड़ा, गुहादित्य। उसके बाद में ये इतनी कहानी याद रखना। उसके बाद में एक सामूली का अभिलेख मिलता है 646 ईस्वी का, 646 ईस्वी का उदयपुर से एक सामूली का अभिलेख मिलता है। ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो गुहादित्य वाला मैं आपका कहीं ना कहीं जोड़ूंगा, आप ध्यान रखना। सामोली का अभिलेख मिलता है 646 ईस्वी का उदयपुर से, ओझा को मिला था अपने। इस अभिलेख में, ये अभिलेख था, वो एक राजा थे शिलादित्य अपने यहाँ के, उस शिलादित्य के समय का है। और इसमें वर्णन किया गया, शिलादित्य ने लिखवाया है कि मैं मेवाड़ के गुहिल वंश का 5वां प्रतापी शासक हूं। मतलब इनसे पहले 4 शासक हुए थे। तो फिर जो इतिहासकार थे उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर शिलादित्य से पहले 5 शासक थे तो मतलब शिलादित्य का काल, मतलब सामोली अभिलेख 646 ईस्वी का। शिलादित्य कब के राजा? तो शिलादित्य 646 के। एक राजा ज्यादातर 20 वर्ष शासन कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया तो कहते हैं कि इनसे 20 वर्ष पहले जो शासक थे वो नाग थे, ठीक है साहब, मान लिया गया। इनसे 20 वर्ष पहले थे वो महेंद्र थे, ठीक है साहब, मान लिया। इनसे 20 वर्ष पहले शासन थे वो भोज थे, या ठीक है भोज थे। अब इनसे जो जस्ट 20 वर्ष पहले शासक थे वो गुहिल या गुहादित्य थे, ये अनुमान लगाया। तो ये 646, 20 20 20 आप माइनस करते जाओ। इनका जो गुहादित्य या गुहिल का शासन काल आएगा वो 566 ईस्वी में आएगा, 566 ईस्वी का बताया गया। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड अपनी कहानी का और वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो बप्पा रावल है वो कोई अलग नहीं है, शिलादित्य ही बप्पा रावल है। ये कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि शिलादित्य ही बप्पा रावल है। लेकिन अपने कवि श्यामल दास जी कहते हैं अपने ग्रंथ वीर विनोद में कि शिलादित्य का पोता था महेंद्र और वो महेंद्र ही बप्पा रावल है। मतलब शिलादित्य का पोता था वो बप्पा रावल था। अब जो भी था, आपको इतना डीपली नहीं जाना है। गुइल या गुआदित्य है तो ये करना है, इनसे पहले कोई भी राजा है तो ये करना है, नहीं तो आए तो बप्पा रावल करना है। बस याद ये रखना है उत्तर। अगला क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? कहाँ के प्रतापी शासक थे महाराजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून या सिनसिनवार प्लेटो कहा जाता है? तो ये महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के शासक थे, बहुत प्रतापी शासक थे। कहते हैं कि इन्होंने एक बार तो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और दिल्ली पर आक्रमण करके वहां पर एक नूरजहां का झूला था, नूरजहां, वो नूरजहां का झूला लेकर आ गए थे। कैसा, अब नूरजहां का झूला ले तो आगे लगवाए का अच्छी स्थान ही नहीं है भरतपुर में, तो इन्होंने डीग के महलों का निर्माण करवाया, डीग के महलों का निर्माण करवाया और डीग के महलों में ये झूला लगवाया। तो अगर प्रश्न पूछे कि कौन से भरतपुर के शासक दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से नूरजहां का झूला लेकर आ गए थे, तो वो महाराजा सूरजमल थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी, पता है ताम्र नगरी सर, खेतरी, झुंझुनू, ज्यादा वर्णन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, जयपुर की महारानी गायत्री देवी, शायद पिछली ही क्लास में मैंने आपको इनके बारे में समझाया था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? 1962 ईस्वी के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें महारानी गायत्री देवी लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य बनती है। और इनकी पार्टी थी वो भी मैंने आपको बताई थी, ये स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी थी और यहीं से, इसी पार्टी से इन्होंने ये सीट जीती थी। इनके पति का नाम था, वो अपने आमेर के राजा थे, मान सिंह द्वितीय, आमेर के राजा
मान सिंह द्वितीय इनके पति थे। ये खुद बंगाल की राजकुमारी थी, ये खुद बंगाल की राजकुमारी थी, और ये जय सिंह की तीसरी पत्नी थी, याद रखना। और इन्हीं मान सिंह सेकंड के पीएम मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा मंदिर जो महाभारत का एक पात्र था बर्बरीक? बर्बरीक कौन था? तो ये घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। घटोत्कच कौन? भीम के पुत्र। तो भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। तो बर्बरीक से संबंधित है वो खाटू श्याम। कौन सा स्थान? खाटू श्याम जी है वो बर्बरीक से संबंधित है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने घटोत्कच से अपना शीश मांग लिया था, बोला था आपकी शीश दे दो। घटोत्कच ने सांप काट के दे दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ये वो पूरा युद्ध देखना चाहते थे, और इनका शीश धड़ से अलग हुआ था। फिर भी ये अपने सिर्फ शीश के बल पर आंखों से वो पूरा महाभारत का युद्ध इन्होंने देखा था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये प्रश्न किसान आंदोलन से भी है, याद रखना जरूरी है कि इससे पहले शायद एक क्वेश्चन और गया था आपने, नहीं यही था नेक्स्ट। अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ये दो संगठन थे मुसलमानों के, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, इन दोनों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों संगठनों की स्थापना हुई थी, एक की हुई थी 1923 ईस्वी में और एक की हुई थी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में तो जमीयत तबलीगुल इस्लाम था इसकी 1927 में, और अंजुमन खादिमुल इस्लाम था इसकी स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में हुई थी। अब हुआ क्या कि उस समय मुसलमानों के प्रभाव के कारण कई हिंदू लोग थे वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे उनको मेव कहा जाता था। क्या कहा जाता? मेव। तो इन संगठनों का संबंध था वो मेव किसान आंदोलन से था। मुख्यतः इनका काम था कि जो नए नए मुसलमान बने उनमें संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। फिर मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? मेव किसान आंदोलन की शुरुआत इनसे बाद में होती है। 1932 ईस्वी तक जाते जाते मेव किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। पहले तो किसानों की वो ही मांगे, सूअर को मारने की इजाज़त दी जाए, बेगार प्रथा को ख़त्म किया जाए, भू राजस्व को कम किया जाए, यही मांग थी। और यह आंदोलन मुख्यतः अलवर, मेव यही थे, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, यहाँ के मेव थे, ये आंदोलन करते हैं। लेकिन जब अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम ये जब मेव किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं तो ये किसान आंदोलन एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है। इनके जो एजेंडे थे वो चेंज हो गए थे। अब इन्होंने वो सूर वाली, कर वाली, वो सारी बातें छोड़ दी और अब ये बात करने लगे सांप्रदायिक कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाए और जिन मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण है उनको सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए, मुसलमानों को नौकरी में विशेष कोटा दिया जाए, ये मांगे हो गई थी। तो इनका संबंध था वो मेव किसान आंदोलन से था, आप इतना ही याद रखना। और मेव किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुणिजन खाना नामक विभाग किस राजा के दरबार में था? वह कौन सा राजा था जिसके दरबार में गुणिजन खाना नाम का विभाग था? अलग से वहां पर गुणिजन खाने में बैठते थे विद्वान। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, स्वाई प्रताप सिंह या स्वाई जय सिंह?
आपको पता है कि आमेर के राजा स्वाई जय सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली बैठती थी, जिसे प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी कहा जाता था। प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी। प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी, इनके बैठने के लिए प्रताप सिंह ने एक अलग विभाग की स्थापना की थी, गुणीजन खाना विभाग। तो किसके दरबार में था? स्वयं प्रताप सिंह के। ये स्वयं प्रताप सिंह वही है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, और इनके समय एक लोक नाट्य था तमाशा, वो भी प्रसिद्ध होता है स्वयं प्रताप सिंह के समय में। गंधर्व बाईसी, गंधर्व नाम कहाँ से आया? गंधर्व क्या है? तो प्राचीन समय में जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि नाटक है, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करने वाली जो जाति होती थी उसको गंधर्व कहा जाता था। उस हिसाब से इसका नाम रख दिया गंधर्व बाईसी। आज के ये अपने इम्पोर्टेंट राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कई क्वेश्चन थोड़े सरल थे तो वो पिछले एग्जामों में आ चुके थे, वो क्वेश्चन थे, मैं कहीं से लाया था। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वो परीक्षाएं जिसमें राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है, उन सब विद्यार्थियों को ये क्लास ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आज के लिए धन्यवाद।